आज की क्लास में मेजर अबायोटिक फैक्टर्स आपको समझना है कि ये किस तरीके से सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अफेक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये जो मेजर अबायोटिक फैक्टर्स हैं, इनके बारे में हमें इतनी डिटेल स्टडी करनी क्यों है। ठीक है, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही अराइज होता है। अब रीजन ये है, कोई ऑर्गेनिज्म कहीं अगर किसी पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में पाया जाता है, सपोज कीजिए ये एक ज्योग्राफिकल एरिया ए है और ये दूसरा ज्योग्राफिकल एरिया बी है। ठीक है, यहाँ का जो क्लाइमेट है, ठीक है, इसका टेम्परेचर क्या है, लेस है, मतलब काफी कम रहता है यहाँ पे, और इसका टेम्परेचर क्या है, मोर है, बहुत ज्यादा यहाँ का टेम्परेचर है। ठीक है, दोनों जगह पे सरवाइव करने वाले अगर हम ह्यूमन बीइंग्स के बारे में ही बात करें, तब भी आपको बहुत सारे बॉडी के फिजियोलॉजिकल फंक्शन से लेके, एनाटॉमी से लेके, इवन की फिजियोलॉजी तक जो है वो आपको टोटली डिफरेंट दिखेगा। एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ आपको, बहुत छोटा सा। आपको बचपन से ये एग्जांपल पता है, जैसे जहाँ पे टेम्परेचर काफी ज्यादा कम होता है, जैसे कश्मीर वगैरह के जो लोग होते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा उनके चिक्स जो है वो रेड होते हैं। रीजन ये है कि वहां पे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है। क्या होती है वहां पे, ऊंचाई पे रहने की वजह से वहां पे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, आपने जब क्लास 11th में पढ़ा था चैप्टर 17 ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वहां मैंने आपको समझाया था कि ये जो ऑक्सीजन है ये हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन की कमी होगी तो ऑब्वियस है कि उसकी बॉडी में जो ऑक्सीजन है, ठीक है, तो वो ज्यादा से ज्यादा कंबाइन होना चाहेगा। तो उस ह्यूमन बीइंग की बॉडी में जितने भी आरबीसी हैं वो भागते हुए आउटर सरफेस की तरफ आते हैं। किधर आते हैं, तो जो चिक्स के जो स्किन है वो क्या है, बहुत ज्यादा थिन होता है। ठीक है, जिसकी वजह से वो रेड नजर आने लगता है। ऐसा तो जो राजस्थान में रहते हैं या जो गर्म जगहों पर रहते हैं उनके स्किन में तो ऐसा नहीं दिखता, उनका तो रेड नहीं होता, या हमारी बॉडी तो नहीं रेड होती, उनका स्किन जो नॉर्मली आप देखें। तो उसका साइंटिफिक रीजन ये है, उसके पीछे लॉजिक ये है, वो इस वजह से रेड नजर आता है क्योंकि उसमें क्या है, आरबीसी को भाग के स्किन के आउटर सरफेस पे आना पड़ता है मोर एंड मोर ऑक्सीजन को खुद के साथ कंबाइन कराने के लिए। ठीक है, तो क्या मेरा बोलने का मतलब है, इस लेक्चर से क्या कंक्लूजन निकला आपको, तो इस लेक्चर से कंक्लूजन ये निकलता है कि हाँ, जो अबायोटिक फैक्टर्स हैं वो सही में लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अफेक्ट करने का काम करते हैं। और हम ये चैप्टर ही पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस। ठीक है, तो ये जो मेजर अबायोटिक फैक्टर्स है, इसमें आपको किस तरीके से इनकी पढ़ाई करनी है। सबसे पहले आपको इसमें देखना है टेम्परेचर। टेम्परेचर आपको पता ही है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है टेम्परेचर का। टेम्परेचर, ठीक है, देन वाटर, इस पे तो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है वाटर के ऊपर। ठीक है, लाइट, एंड देन सॉइल। अभी बेसिक जो है इन सारी चीजों को अब हम फोटोसिंथेसिस के फैक्टर्स तो पढ़ नहीं रहे कि यहाँ पे हम कार्बन डाइऑक्साइड भी लिख दें। ठीक है, हम सिर्फ मोटे तौर पे इसको ऊपर से देख रहे हैं कि जो मेजर अबायोटिक फैक्टर्स है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के हैबिटेट में किस तरीके से अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, कि ये कैसे, जैसे कहते नहीं है कि एक चाबी देने वाली जैसे टॉय आता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो चाबी देने का काम कौन कर रहा है, ये अबायोटिक फैक्टर्स कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी एक्सप्लेनेशन दिया था कि अगर ठंड बहुत ज्यादा है तो आपको कोई मॉनिटर वहां जाके नहीं बोलेगा कि आपको ब्लेजर निकाल के पहनना है या फिर आपको ऐसे कपड़े पहनने हैं कि आप ठंड से बच सके। आपको बताना भी नहीं पड़ता, आपको ठंड लगती है आप खुद ही पहनते हैं। अब जैसे जैसे गर्मियों का सीजन आएगा ऑटोमेटिकली आप वहां पे कॉटन वॉटन और जो भी लाइट वेटेड जो क्लॉथ्स है आप उसका इस्तेमाल करना स्टार्ट करेंगे। आपको कोई बताने तो जा नहीं रहा कि आपको ऐसे क्लॉथ्स का वहां पे क्या करना है, इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा ये क्या है, इकोलॉजिकली अगर देखा जाए तो मोस्ट रिलेवेंट ये फैक्टर है कौन, टेम्परेचर से अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं, किससे स्टार्ट करते हैं, टेम्परेचर से अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो फर्स्ट फैक्टर है हमारा टेम्परेचर। ठीक है, तो ये जो टेम्परेचर है, ये जो क्या है, टेम्परेचर है,
ठीक है। तो इस टेम्परेचर की क्या खासियत है कि टेम्परेचर भी कहीं किसी लैंड पे, कहीं किसी लैंड पीस पे जितना टेम्परेचर वहां पे अवेलेबल है, जितना टेम्परेचर वहां पे अवेलेबल है, ठीक है। तो आप जब ज्योग्राफी पढ़ते थे बचपन में, ठीक है, नॉर्मल सी बात मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो आप जब अर्थ बनाते थे तो मिड में ऐसे इक्वेटर की लाइन वहां पे खींचते थे। कौन सी लाइन होती थी? इक्वेटर की, ठीक है। तो ये इक्वेटर जो है यहाँ पे, और ये पोलर रीजन है, ये क्या है? नॉर्थ एंड साउथ पोलर रीजन है, ये भी पता है बचपन से आपको, ठीक है। तो होता क्या है, जैसे जैसे आप इक्वेटर की तरफ से पोल्स की तरफ मूव करना स्टार्ट करते हैं, बात समझिए, रटने से कोई फायदा नहीं है। जैसे जैसे आप इक्वेटर से, ये रहा आपका इक्वेटर, ठीक है, तो जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल्स की तरफ मूव करते हैं, वैसे वैसे वहां पे टेम्परेचर जो है, वैसे वैसे वहां पे टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज करेगा। ये अब ऐसा नहीं है कि आपने बोल दिया तो आपके बोलने से होगा, ऐसा होता है, यही फैक्ट है। तो आपको ये पता है कि आप जैसे जैसे क्या कर रहे हैं, हाई एल्टीट्यूड पे चलते चले जाएंगे, वैसे वैसे वहां पे आपको टेम्परेचर जो है वो कम नजर आएगा, ठीक है, कम फील होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर तो है ही है, टेम्परेचर फैक्टर तो खैर अफेक्ट करता ही है, लेकिन इसके साथ साथ कहाँ को, अब जैसे हम इक्वेटर की बात करें तो यहाँ जो पेड़ पौधे पाए जाएंगे, जैसे सपोज कीजिए कोई ट्री है, और जो पोलर रीजन में, पोलर रीजन में आपने देखा होगा जैसे कोनीफेरस प्लांट्स वगैरह, नीडल लाइक लीव्स, ये सब थे यहाँ पे। तो जैसे जैसे आप यहाँ पे इक्वेटर की तरफ से पोलर जोन की तरफ मूव करना स्टार्ट करते हैं, वहां कैसे कैसे, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो कोई ऑर्गेनिज्म हो, वो कैसे अपने बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकल प्लस एनाटॉमिकल प्लस फिजिकल चेंजेस लाना वो स्टार्ट कर देता है। फिजिकल क्यों बोला मैंने? एक नॉर्मल कैक्टस का ही पौधा लीजिए ना, एक नॉर्मल कैक्टस ही, तो आप जो इसमें ये स्पाइन्स देख रहे हैं, क्या है ये? इसके स्पाइन्स क्या है? तो इसके जो स्पाइन्स है वो लीव्स है। कभी आपने सोचा था कि लीव्स ऐसी शक्ल का भी होता है? बचपन में अगर कोई आपको बताए, एक उसमें से स्पाइन जो है वो तोड़ के और आपके सामने दे, बोले लो ये लीफ है, आप बोलेंगे नहीं ऐसा तो लीफ होता ही नहीं है, तो लीफ है ही नहीं, ये तो स्पाइन है, यही बोलेंगे आप उसको। तो ये क्यों बन गया ऐसा? तो ये अपने आप में मॉडिफिकेशन की वजह से ऐसा बन गया है, ठीक है। तो काफी वास्ट सेंस में ये सब कुछ आता है। तो यहाँ पे टेम्परेचर का फैक्टर जो है, थोड़ा सा मैं लिखवाऊंगी, बहुत ज्यादा नहीं, आपको चीजें तो समझ आ ही रही हैं। हाँ, जहां समझ नहीं आएगा वहां बीच में मेरे से पूछते जाइएगा, ठीक है। तो ये क्या है, एक ऐसा इन्वायरमेंटल फैक्टर है जो कि, और एक एक ऑर्गेनिज्म, इस अर्थ पे जो भी ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर रहा है, उसको 100% गारंटी के साथ अफेक्ट करेगा ही करेगा, ये उसके ऊपर अपना असर डालेगा ही डालेगा, है ना। चलिए, तो टेम्परेचर क्या है इसमें लिख लीजिए। टेम्परेचर टेम्परेचर affects living organisms. Temperature affects living temperature affects living organisms in many ways, because because physiological functions of because functions of physiological functions of various organisms directly depends upon directly directly depends on टेम्परेचर। आपकी बॉडी में ही अगर मैं बात करूं, अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया जाए, है ना, बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया जाए, आपके बॉडी के जितने भी एंजाइम्स है वो क्या हो जाएंगे, वो डीनेचर्ड हो जाएंगे। क्यों?
एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर, आपने पढ़ा है बचपन से। अगर आप किसी भी एंजाइम के रिगार्डिंग बात करते हैं तो इस एंजाइम का नेचर क्या है, गारंटी है कि इस एंजाइम का नेचर प्रोटीनेशियस होगा। और ये मैंने आपको ईच एंड एवरी चैप्टर में कहीं ना कहीं से कोरिलेट करके अमीनो एसिड के बारे में आपको सिखाया ही है। अगर कहीं कोई प्रोटीन है तो ये अमीनो एसिड के लिंकिंग से बना है, और अमीनो एसिड की लिंकिंग से अगर बना है तो अमीनो एसिड के बीच में बॉन्ड कौन सा होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है। तो भाई किसी भी बॉन्ड को अगर आपको तोड़ना है तो आप क्या कीजिए, उसको एक्सट्रीम टेम्परेचर दे दीजिए। तो एक्सट्रीम टेम्परेचर देने से क्या होगा, वो बॉन्ड वहां से ब्रेक डाउन कर जाएगा, वो बॉन्ड जो है वहां से टूट जाएगा। तो टेम्परेचर जो है ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और बहुत ज्यादा ये क्या करता है, अफेक्ट करने का काम बहुत तरीके से। मैंने आपको बोला ये बहुत वास्ट सेंस में आता है इसको, मतलब जैसे आपकी एनसीईआरटी में एक एग्जांपल देती हूँ आपको। जैसे यहाँ पे एक छोटी सी बात लिखी हुई है, इट इज जनरल नॉलेज दैट मैंगो ट्रीज डोंट एंड कांट ग्रो इन टेम्परेट कंट्रीज लाइक कनाडा एंड जर्मनी, जहाँ पे मतलब ठंड ज्यादा होती है। स्नो लियोपार्ड्स आर नॉट फाउंड इन केरला फॉरेस्ट एंड टूना फिश आर रेयरली कॉट बियॉन्ड ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स इन द ओशन। ये जैसे एक एग्जांपल है ना, तो ऐसे एग्जांपल की बजाय हम काउंटलेस एग्जांपल्स लिख सकते हैं। ये आपको समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल दिया जा रहा है। जैसे हम आम के पेड़ की बात करें, जैसे मैंगो ट्री की हम बात करें, आपने कभी नहीं सुना होगा या कभी नहीं देखा होगा आपने कि जो मैंगो ट्री जो है उसमें आप आम लगे हुए ठंड के सीजन में देखें, ऐसा कभी नहीं। क्यों? क्योंकि 11th क्लास में आपने पढ़ा था कि मैंगो ट्री क्या है, लॉन्ग डे प्लांट है। लॉन्ग डे प्लांट होने का मतलब है कि उसको क्या चाहिए, लॉन्ग डे प्लांट होने का मतलब है कि उसको बहुत ज्यादा टेम्परेचर बहुत ज्यादा टाइम तक दीजिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, लॉन्ग डे प्लांट हो गया। तो जिसकी वजह से कभी भी ये ठंडे जगहों पे पाया नहीं जा सकता। तो ये सब किसका केस है, टेम्परेचर की वजह से ये बेचारे कंफाइंड है एक स्पेसिफिक रीजन को, ये अर्थ की किसी एक स्पेसिफिक जगह पे पाए जाएंगे। ठीक है, तो हर तरीके से आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, सिग्निफिकेंस ऑफ टेम्परेचर आपको नजर आ रहा है कि कैसे ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अफेक्ट करने का काम करता है। अब जैसे यहाँ पे इट अफेक्ट्स द काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम्स, ये देखिए इसको मैंने अभी यहाँ समझाया। ये देखिए बहुत छोटा सा एक सिंपल सा एग्जांपल है। यहाँ पे इतने ये इस तरीके से बोल रहा है आपको, इनडायरेक्ट वे में अफेक्ट्स द काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम, तो कैसे नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। दुनिया का कोई सा भी एंजाइम है, उसको काम करने के लिए, वर्क करने के लिए प्रॉपर पीएच प्लस प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए। तो टेम्परेचर को आप बहुत ज्यादा राइज करेंगे तो, क्योंकि सारा एंजाइम जो है वो किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल हम लोग ये भी लिख लेते हैं। तो ये क्या करता है, एंजाइम के फंक्शन को भी अफेक्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट लिख लीजिए, ऑल द एंजाइम्स, all the enzymes are proteinaceous, all the enzymes are all the enzymes are proteinaceous in all the enzymes are proteinaceous in nature, so they are denatured, so they are denatured due to breakdown of their bonds during during exposure of during exposure of हाई टेम्परेचर। तो ये एक एग्जाम्पल है छोटा सा, ऐसा हम कुछ भी लिख सकते हैं, आपको बस समझ आना चाहिए। हाई टेम्परेचर आप दीजिए, सारे एंजाइम्स क्या हो जाएंगे, डिनेचर्ड हो जाएंगे। अच्छा, आपको हाई नहीं लो देने का मन, आप बोलेंगे नहीं लो हुआ तो क्या होगा, लो हुआ तो इनएक्टिव हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है, बहुत ज्यादा ठंड है, आप देखेंगे आप जब है ना, मतलब कहीं भी आप अगर ब्लैंकेट के अंदर है या फिर कहीं पे भी आप रह रहे हैं, तो आपको वहां से हिलने का मन नहीं करेगा। रीजन ये है, उसमें आपकी गलती नहीं है,
होता ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी बॉडी का एक एक एंजाइम उस टाइम क्या है, वो इनएक्टिवेटेड है। तो इनएक्टिव होने की वजह से क्या हो गया है, आपकी बॉडी भी वहां पे पैसिव स्टेट में चली जाती है, आपको जिस वजह से कोई काम करने का मन नहीं करता। तो ऐसा किस वजह से होता है, क्योंकि आपकी बॉडी वहां पे पैसिव फॉर्म में है, उसकी वजह से ऐसा होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं, क्लियर है? आगे देखिए, यही सारे आपको एग्जांपल्स और भी दिए जा रहे हैं यहाँ पे। इन रिसेंट ईयर्स देयर हैज बीन अ ग्रोइंग कंसर्न अबाउट द gradually increasing average global temperatures. If this trend continues, would you expect the distributional range of some species to be affected? बिल्कुल अफेक्ट होगा टेम्परेचर। आप एक टेम्परेचर को जब आप कम ज्यादा कर रहे हैं, तो एक नॉर्मल से एंजाइम पे इतना ज्यादा अफेक्ट आ रहा है, तो ऑब्वियस है कि जब आप टेम्परेचर को ग्लोबली इंक्रीज करने का काम करेंगे, तो ऑब्वियस है कि सारे ऑर्गेनिजम्स में भी उसी तरीके से वहां पे क्या होगा, चेंज आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये रहा आपका टेम्परेचर का फैक्टर, जो कि क्या कर रहा है, अफेक्ट करने का काम कर रहा है। और ये कैसे और किस तरीके से अफेक्ट करने का काम करता है, ये देखा अभी आपने। ठीक है, चलिए एक और चीज है इसमें टेम्परेचर के रिगार्डिंग, ये यूरी थर्मल और स्टेनोथर्मल जो है, ये मैं लिख देती हूँ शॉर्ट में। देखिए नेक्स्ट पेज पे एक और टर्म है, इसमें तो खैर कुछ था नहीं, नोट करने लायक तो कुछ है नहीं। हाँ, अगर आपको याद होता जा रहा है, अगर आपको मेरी बातें समझ आती जा रही है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस में बताती जाऊंगी बीच बीच में। देखिए अब यहाँ पे एक छोटा सा दूसरा टॉपिक है, दूसरा तो नहीं कह सकते, इसी के अंदर है। ठीक है, देखिए इसको हम ऐसे लिख देते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टॉलरेंस, on the basis of tolerance of temperature, on the basis of tolerance of temperature। इसको ऐसे कर देते हैं तो आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स जो है यहाँ पे, उसको हमने टू पार्ट्स में कैटेगराइज कर दिया। कैसे कैसे हमने यहाँ पे कैटेगराइज किया है, हमने ऐसे कैटेगराइज किया है कि एक को हम कहेंगे यूरी थर्मल, EURYTHERMAL, एक को हम क्या कहेंगे, यूरी थर्मल। ठीक है, दूसरे को हम क्या कहेंगे, स्टेनोथर्मल। दूसरे को हम क्या कहेंगे, स्टेनोथर्मल। ठीक है, अब मैं समझा देती हूँ आपको। देखिए सपोज कीजिए यूरी थर्मल के अंदर कोई ऑर्गेनिज्म है, ये इजिली बहुत वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर डेविएशन में भी खुद को सर्वाइव करा देता है। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, सपोज कीजिए 5 डिग्री से लेके और 25 डिग्री के बीच में भी अपने आप को जिंदा रख सकता है। ठीक है, तो ये यूरी थर्मल हो गया। अब जैसे फ्रॉग्स के बारे में आपको पता है, जैसे बहुत सारे फ्रॉग्स हैं, बहुत सारे एम्फीबियंस हैं, बेचारे थोड़ी ठंड होगी फिर जाके ये क्या करेंगे, तो एस्टिवेशन हाइबरनेशन शो करते हैं। पढ़ा है आपने 11th क्लास में या 9th में भी पढ़ाया जाता है बच्चों को, है ना। तो जो नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर में ही खुद को सर्वाइव करा सकते हैं, उसको हम लोग स्टेनोथर्मल बोलते हैं। आसान सी बात है, सिंपल सी बात है, मैं लिख देती हूँ शॉर्ट में इसको फटाफट। चलिए यूरी थर्मल में पहले ये लिख लीजिए, यूरी थर्मल क्या हो गया, यूरी थर्मल हो गया those organisms those organisms those organisms that can tolerate that can that can tolerate that can tolerate a high range of temperature, a high range of a high range of temperature, high range of temperature। ठीक है, ये क्या हो गया, यूरी थर्मल हो गए, are called यूरी थर्मल, EURYTHERMAL, इनको हम यूरी थर्मल बोलते हैं। आसान है, अगर मैं इसका अपोजिट कर दूं तो मतलब मैं इसको यहाँ कॉपी करके यहाँ लिख दूं टोलरेट, अब यहाँ पे नैरो रेंज हो जाएगा, नैरो रेंज हुआ तो ये स्टेनोथर्मल हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, स्टेनोथर्मल हो जाएगा। ठीक है, उसको करने के पहले हम लोग इसके एग्जांपल्स लिख लेते हैं यूरी थर्मल।
एक साथ फिनिश हो जाएगा। अब आपको पता ही है यूरी थर्मल कौन हो सकते हैं, मैमल्स में कुछ का नाम लिख लेते हैं, जैसे डॉग लिख लीजिए, डॉग है, कैट है, ठीक है, ह्यूमंस है, ह्यूमंस। चलिए स्टेनोथर्मल फटाफट इधर आते हैं। इसका ऑपोजिट कर देना है। इसका ऑपोजिट करने का क्या मतलब है, those organisms those those organisms those organisms that can tolerate, यहीं से कॉपी कर रही हूं मैं ताकि आपको याद रहे, can tolerate that can tolerate only a narrow, यहाँ पे हाई की बजाय मैं क्या कर रही हूँ, tolerate only a narrow range of only a narrow range of a narrow range of temperature, narrow range of temperature called stenothermal, called stenothermal, क्या कहते हैं हम लोग उसको, स्टेनोथर्मल बोलते हैं, ठीक है। बताइए आपको एग्जांपल्स इसके, थोड़ा हैंग कर रहा है ये, इसके एग्जांपल लीजिए। एम्फीबियंस, सबसे पहला एग्जांपल तो यही आता है, एम्फीबियंस, क्योंकि आपके दिमाग में कौन सी बात आती है, नहीं, एस्टिवेशन हाइबरनेशन हमने किसके अंदर पढ़ा है, एम्फीबियंस के अंदर हमने इसकी पढ़ाई करी है। एम्फीबियंस है, ये सब क्या हो गया, स्टेनोथर्मल है। Amphibians, some other frogs, सब ये क्या हो गए, स्टेनोथर्मल हो गए। चलिए पाइथन वगैरह भी अलग से हम लोग लिख सकते हैं, एम्फीबियन के अंदर ही सारे फ्रॉग आ गए, इसको ना भी लिखें तब भी चलेगा, एम्फीबियंस है, पाइथन लिख लीजिए, पाइथन, पेंगुइन, पाइथन पेंगुइन एक्सेट्रा। चलिए हो गया ये। आगे हम लोग वाटर पे चलते हैं, ठीक है। ये हमने क्या किया है, ये हमने डिस्कशन किया है किसके बारे में, टेम्परेचर के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड पे हम मूव कर रहे हैं, दैट इज वाटर। चलिए वाटर की बात करते हैं हम लोग फटाफट। समझ आ ही गया होगा आपको, समझने में तो इसको कुछ है नहीं। नेक्स्ट फैक्टर हम लोग वाटर का देखते हैं, ये हो गया वाटर। सेकेंड फैक्टर इज वाटर। अब जब मैं वाटर लिखूंगी आपके दिमाग में एक ही बात आएगी, मैं जैसे लिखती हूँ बच्चे एक ही बात बोलते, कहते मैम इसको बताने की क्या जरूरत है। बात तो सही है, बताने की क्या जरूरत है, इसमें छोटी छोटी बातें हैं, जैसे आपको पता है कि जो कॉम्पोजिशन है वाटर का, कहाँ का पानी कैसा है, उसके ऊपर भी बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। जैसे मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल आपको दूंगी, लेकिन है वो हैरान करने वाला। जैसे मैंने यहाँ पे 2 वाटर रिजर्वायर बनाए, रफ वर्क है, ठीक है। इसके अंदर मैंने फ्रेश वाटर रखा है, इसके अंदर मैंने क्या रखा है,
फ्रेश वाटर रखा है ए कंटेनर में, बी कंटेनर में मैंने क्या रखा है, यहाँ पे मैरीन वाटर रखा है, यहाँ क्या रखा है मैंने, मैरीन वाटर रखा है, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया, फ्रेश वाटर के अंदर मैंने मरीन वाटर में रहने वाली फिश को डाल दिया, मरीन फिश लिख देती हूँ, समझ ही जाएंगे आप, ठीक है। और मैंने दूसरी गलती क्या करी, मरीन वाटर के अंदर मैंने फ्रेश वाटर में सरवाइव करने वाली जो फिश थी मैंने इसको इसमें डाल दिया, फ्रेश वाटर फिश है, फ्रेश वाटर फिश है। क्या होगा, इसका कंसिक्वेंस क्या होगा, इसकी भी डेथ हो जाएगी, इसकी भी डेथ हो जाएगी। तो एक छोटे से एग्जांपल से आपको ये बात समझ आ रही होगी कि सिर्फ पानी का होना, जैसे आप बचपन में पढ़ते थे मछली जल की रानी है, तो भाई यहाँ तो हम डाल रहे हैं पानी के अंदर, फिर क्यों नहीं सरवाइव कर रही है। तो सिर्फ इतना काफी नहीं है, एक्चुअली यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस वाटर का कॉम्पोजिशन क्या है। जैसे जो हाई सैलिनिटी है उसके अंदर आप मेरीन वाटर में रहने वाली फिश को ही सरवाइव करा सकते हैं, जो फ्रेश वाटर है उसके अंदर आप फ्रेश वाटर में रहने वाली फिश को ही सरवाइव करा सकते हैं, किसी को कहीं भी सरवाइव आप नहीं करा सकते हैं। रीजन ये है कि वाटर का क्या कॉम्पोजिशन है, उसका पीएच क्या है, उसकी सैलिनिटी मतलब सॉल्ट कंटेंट, सांद्रता बोलते हैं उसको हिंदी में, उसकी सैलिनिटी कितनी है, इसके ऊपर भी सारी चीजें डिपेंड करती है, ठीक है। तो वाटर इस मामले में क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। हाँ, लाइफ के लिए तो जरूरी है ये तो आप पढ़ ही रहे हैं बचपन से। भाई इवोल्यूशन चैप्टर जो है ना आपकी किताब का, इवोल्यूशन चैप्टर में आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। इवोल्यूशन चैप्टर में ओपरिन एंड हेलिडन ने सिर्फ यही बात बताई है कि लाइफ का इवोल्यूशन वाटर में हुआ है, तो इसी के लिए उनको बहुत ज्यादा क्रेडिट दिया गया इवोल्यूशन चैप्टर में। तो वाटर तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जब भी आप इवोल्यूशन चैप्टर में पढ़ाई करेंगे वहां हर कोई आपको यही बोल रहा होता है, देखो देखो इवोल्यूशन जो है वो पानी के बिना हुआ नहीं था, तो पानी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब लाइफ अर्थ पे ओरिजिनेट हुआ था उस टाइम भी क्या चाहिए था, वाटर चाहिए था, है ना। तो हम लोग वाटर के बारे में लिख लेते हैं। तो वाटर होने के साथ साथ और कौन सी चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना पड़ता है साथ के साथ कि हाँ वाटर का जो कॉम्पोजिशन है वो भी कैसा होना चाहिए, हर ऑर्गेनिज्म के लिए अलग अलग है तो उसको वैसा ही प्रोवाइड। अब हमें कोई बोले कि तुम मेरीन वाटर पी के सर्वाइव करो तो आप सर्वाइव कर ही नहीं सकते। तो ये चीज है, उसका एक बहुत बड़ा लॉजिक है। रीजन ये है, वाटर पोटेंशियल आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, क्या पढ़ा था आपने, एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताती हूँ, वाटर पोटेंशियल। तो नीट का क्वेश्चन है कि हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल किसका होता है, आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, लाइम वाटर, फ्रेश वाटर, मैरीन वाटर, प्योर वाटर। हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर का होता है, हमेशा याद रखिएगा। और जितनी आप सैलिनिटी बढ़ाते जाएंगे या अशुद्धता बढ़ाते जाएंगे या उसमें सोल्यूट कुछ मिक्स करते जा रहे हैं, उतना आप उसके वाटर पोटेंशियल को घटाते जाइएगा। सबसे साधारण से लैंग्वेज में आपको समझा रही हूँ। और प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल हाईएस्ट वैल्यू 0 है, तो उसके बाद बाकी की वैल्यू तो माइनस में जाएगी। भाई जहाँ पे हाईएस्ट है, फर्स्ट रैंकर 0 है, तो बाकी की वैल्यू तो माइनस में जाएगी वहां पे। तो वाटर पोटेंशियल अलग अलग होने से इतनी सारी दिक्कतें आती है वहां पे, ठीक है। तो वाटर के बारे में हम लोग लिख लेते हैं। चलिए, तो वाटर में क्या है बताइए आपको, वाटर इज ऑल्सो, water is water is also an important factor, an important factor on which on which life on which life depends, ठीक है। नेक्स्ट, अब आपको पता है कि अगर हम पानी के अकॉर्डिंग जो हैबिटेट है उसको हम कैटेगराइज करने का काम करें, ठीक है, जहां बिल्कुल कम वाटर होगा तो वो क्या हो जाएगा, उसको हम किस चीज का टैग देंगे, हम डेजर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, डेजर्ट बोलते हैं। अब डेजर्ट अगर है तो भाई यहाँ का अडेप्टेशन दूसरे तरीके का होगा, है ना। द एरिया
the area where the amount of water where the amount of water is less are called डेजर्ट्स. क्या बोलते हैं हम लोग उसको? डेजर्ट्स बोलते हैं. ठीक है. वेयर ओनली organisms that have only special adaptations जिसके पास स्पेशल एडेप्टेशन है सिर्फ वही वहां पे सरवाइव कर सकता है. एडेप्टेशंस will be able to survive will be able to survive able to survive सिर्फ वही सरवाइव कर सकता है वहां पे, बाकी नहीं कर सकते हैं. ठीक है. अब जब हम एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, जब हम किसकी बात करते हैं? एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म. तो अभी आया ना फ्रेश वाटर, मेरीन वाटर. तो इसका मतलब ये है कि अगर हम एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे तो वहां पे वाटर का कॉम्पोजिशन प्लस पीएच ये दोनों भी वहां पे वैरी करेगा और उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कौन सा ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेगा, कौन सा ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं करेगा. तो जब हम लोग किसकी बात करते हैं? एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के रिगार्डिंग बात करते हैं. थोड़ा हैंग कर रहा है ये 1 मिनट. एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स तो ये जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं इसमें लिख लीजिए इन द aquatic organisms in the aquatic organisms the composition and the composition and pH of the composition and pH of the water are very important बहुत ज्यादा. मैंने अभी भी सिखाया आपको. अगर फ्रेश वाटर फिश को आप मेरीन वाटर में डालेंगे तब भी वो सर्वाइव नहीं करेगी. अगर मेरीन वाटर फिश को फ्रेश वाटर में आप मूव करेंगे तब भी वो सर्वाइव नहीं करेगी. ठीक है. अब देखिए यहाँ पे इसका मतलब है कि हम सैलिनिटी को काउंट करेंगे. ठीक है. तो सैलिनिटी कितनी है, हाई है या लो है? तो अगर हाई रेंज ऑफ सैलिनिटी में सर्वाइव करेंगे, मतलब थोड़ा आपने ज्यादा भी विंडो कर दिया, कम भी कर दिया, तब भी सर्वाइव करेंगे तो यूरी हेलाइन हो जाएंगे. अगर आप लो सैलिनिटी टॉलरेंस है तो स्टेनो हेलाइन हो जाएगा. ठीक है. तो सैलिनिटी के बेसिस पे आगे हम लोग चलते हैं. इसमें ऐसे कर देती हूँ. यहाँ अलग से लिख देती हूँ, वो काम नहीं कर रहा. सैलिनिटी तो इसको आपको करना क्या है, यहाँ स्पेस कम है, दूसरे पेज पे इसको कर दूंगी. हाँ नेक्स्ट पेज पे इसको कर देती हूँ. इसको रहने दीजिए, यहाँ पर इसको रहने दीजिए. नेक्स्ट पेज में ले रही हूँ. ठीक है. ये नोट कर लिया होगा आपने.
चलिए आगे बढ़ते हैं, ऐसे हो जाएगा ना, क्योंकि दोनों आ जाएगा उसमें, एक ही साथ लिख दूंगी मैं। हम लोग यहाँ पे सैलिनिटी के बेसिस पे लिख रहे हैं, सैलिनिटी। इसे याद करने में भी आसानी हो जाती है, बहुत ज़्यादा लेक्चर लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, और आराम से आ भी जाएगा यहाँ पे सैलिनिटी। तो एक है यहाँ पे, एक केस हम लोग कौन सा देख रहे हैं, जहाँ पे द रेंज ऑफ, यानी पहले हेडिंग दे देती हूँ मैं यहाँ पे, दैट इज यूरी हलाइन, और एक हो गया यहाँ पे स्टेनो हलाइन। एक क्या हो गया, स्टेनो हलाइन हो गया, ठीक है। यूरी हलाइन के केस में क्या होगा पता ही आपको, वहां पे थर्मल थर्मल लगा हुआ था क्योंकि टेम्परेचर का केस था। यहाँ पे हेलो में सॉल्ट होता है, जब केमिस्ट्री में हेलोजेंस पढ़ते हैं आप, तो हेलो का क्या मतलब है, सॉल्ट होता है हेलो मतलब, ठीक है। तो हलाइन, हलाइन हम किसके लिए बोल रहे हैं यहाँ पे, सैलिनिटी के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें लिख लीजिए द रेंज ऑफ सैलिनिटी, द रेंज ऑफ, द रेंज ऑफ salinity, the range of salinity for some organisms, for some organisms, for some organisms is quite high, is quite high, called urehaline, called urehaline। बस हो गया, called urehaline, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल लिख लेते हैं, इसको थोड़ा ऊपर मूव करती हूँ, मुझे स्पेस मिल जाएगा थोड़ा सा नीचे। एग्जाम्पल लिख लीजिए यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल जैसे ग्रीन क्रैप, एग्जाम्पल में लिख लीजिए ग्रीन क्रैप। चलिए इधर स्टेनोहलाइन में चलते हैं, उल्टा लिखना है उसका, ऑपोजिट लिखना है। स्टेनोहलाइन में क्या करना है, ऑपोजिट लिखना है। यहाँ लिख लीजिए इन सम ऑर्गेनिजम्स, इसको उल्टा कर देती हूँ इसी को ना, द रेंज ऑफ सैलिनिटी, द रेंज ऑफ, द रेंज ऑफ, द रेंज ऑफ सैलिनिटी फॉर some organisms, for some organisms is very low, is very low, जस्ट अपोजिट कर दिया मैंने इसका, है ना, इसको क्वाइट हाई था यहाँ पे, उसको मैंने यहाँ पे वेरी लो कर दिया। कॉल्ड, उससे याद करने में आसानी हो जाती है ना, कॉल्ड स्टेनोहलाइन, कॉल्ड स्टेनोहलाइन। ये क्या हो गया, स्टेनोहलाइन हो गया, ठीक है। इसके एग्जाम्पल में लिख लीजिए, इसके एग्जाम्पल में हो जाएगा जैसे गोल्ड फिश, एज फॉर एग्जाम्पल गोल्ड फिश। थोड़ा भी अगर आप वाटर की सैलिनिटी कम ज्यादा करेंगे तो ये फिश जो है वो सरवाइव नहीं कर सकती। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, ये हो गया। और जो ऑस्मोटिक इन्वायरमेंट है या फिर पानी का क्या कॉम्पोजिशन है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहा होता है। जो ऑर्गेनिजम्स एक्वेटिक हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर सबसे बड़ा फैक्टर क्या है कि आप उसको कैसा वाटर या कैसा पानी प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा कि उसको उसमें सर्वाइव करना है या फिर नहीं सर्वाइव करना है, ठीक है।
नेक्स्ट हम लोग लाइट पे चलेंगे। ये हो गया, ये वाटर कंप्लीट हो गया। सबसे पहले हमने टेम्परेचर किया, देन हमने वाटर किया, नेक्स्ट हम लाइट करेंगे। थोड़ा थोड़ा ही लिखूंगी, जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही हूँ जो रिटर्न वर्क है वो कम करती जाती हूँ, समझ आना चाहिए बस आपको। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ये हो गया होगा, चलिए चलिए थर्ड है, दैट इज लाइट। अब लाइट का रोल तो आपको पता ही है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो कि पानी में बिल्कुल डेप्थ में प्रेजेंट है, तो उसको भी लाइट चाहिए। उसको भी क्या चाहिए? लाइट चाहिए। वो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी न किसी तरीके से क्या करता है? लाइट का यूज करता ही करता है। ठीक है। अब सबसे पहली चीज ये है कि अगर लाइट नहीं हुआ, आप जो ये पूरा फूड चेन पढ़ रहे थे, आप पढ़ रहे थे प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर। तो वो कहावत है ना, जो हम लोग ये कहावत कहते हैं, ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, कहते हैं ना। तो भाई ये प्रोड्यूसर तो तब बनेंगे ना जब इन सारे प्रोड्यूसर्स को आप सनलाइट दीजिएगा। तो बाकी तो सारे सर्वाइव ही नहीं करेंगे, बाकी तो इनकी कोई आइडेंटिटी है ही नहीं, है ना। तो लाइट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ पे। प्रोड्यूसर्स अगर बन रहे हैं, फोटोसिंथेसिस अगर होना है, तो ऑब्वियस है कि जितने भी प्रोड्यूसर्स इस अर्थ पे सरवाइव करते हैं, सबको क्या चाहिए? लाइट चाहिए ही चाहिए। अब आपको आगे की सारी स्टोरी समझ आ गई होगी यहाँ पे, है ना। तो ये क्या है? लाइट इज वेरी essential. Light is very essential, very essential factor for, very essential factor for photosynthesis. फोटोसिंथेसिस के लिए क्या है? ये चाहिए ही चाहिए, इसके बिना हो ही नहीं सकता। हम बोल ही रहे हैं फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट होता है। फोटो मीन्स क्या होता है? लाइट होता है। तो हमने इसका नाम क्या रख दिया? फोटोसिंथेसिस। ठीक। और जो ऐसा कर रहे हैं वो क्या हो गए? ऑटोट्रॉप्स हो गए। ठीक। तो जो यहाँ पे मेन सोर्स ऑफ लाइट है वो क्या है? सन है। तो जिसकी वजह से हम लोग उसको सोलर एनर्जी भी कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं उसको? सोलर एनर्जी। तो रिक्वायरमेंट ऑफ लाइट इंटेंसिटी जो है वो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करेगा। किसी को कम लाइट चाहिए, किसी को ज्यादा चाहिए, किसी को आपने बहुत ज्यादा दे दिया तब भी दिक्कत है, किसी को आपने कम दे दिया तब भी दिक्कत है ना। तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा? द मेन, या फिर द रिक्वायरमेंट the requirement of light intensity, the requirement of light the requirement of light intensity varies from varies from organism to organism, from organism to organism to organism। ठीक है। as some organisms as some organisms require high light intensity, light लाइट इंटेंसिटी, रिक्वायर हाई लाइट इंटेंसिटी। ठीक है, ज्यादा लाइट इंटेंसिटी चाहिए। वाइल वाइल सम ऑर्गेनिजम्स while some organisms require low light
लो लाइट इंटेंसिटी, ठीक है। किसी किसी को ज्यादा चाहिए, किसी को लो लाइट इंटेंसिटी चाहिए, ठीक है। अब किसको कितनी लाइट इंटेंसिटी चाहिए, इसके बेसिस पे आपने 11th क्लास में क्या पढ़ा था, शॉर्ट डे प्लांट्स एंड लॉन्ग डे प्लांट्स, याद आया आपको? शॉर्ट डे प्लांट्स एंड प्लांट्स के केस में तो लाइट इंटेंसिटी किसको कितना चाहिए उसके बेसिस पे, ऐसे कर देती हूँ मैं, ऑन द basis of requirement of on the basis of requirement of intensity of light, intensity of light, ये दो तरह के थे। 11th क्लास में पढ़ा था आपने, चैप्टर 15 में आपने पढ़ा था, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में लास्ट में जाके लास्ट टॉपिक था, है ना, जिसमें आपने क्या सीखा था, लॉन्ग डे प्लांट्स, लॉन्ग डे प्लांट्स एंड शॉर्ट डे, शॉर्ट डे प्लांट्स, ठीक है। अगर लॉन्ग डे प्लांट्स है रिक्वायर्ड, बहुत ज्यादा मैं नहीं बताऊंगी, मतलब पता ही आपको ऑलरेडी, नहीं बताने का ये मतलब नहीं है कि नहीं बताऊंगी, ये मेरा बोलने का मतलब है कि आपको ऑलरेडी पता है कि लॉन्ग डे प्लांट्स जो है इनको हाई लाइट इंटेंसिटी लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए चाहिए। लॉन्ग डे प्लांट्स को क्या चाहिए, इसको चाहिए हाई लाइट इंटेंसिटी, ठीक है। और इसको क्या चाहिए, शॉर्ट डे प्लांट्स को क्या चाहिए, इसको लो लाइट इंटेंसिटी। अगर आपने इसको बहुत ज्यादा दे दिया ना लाइट इंटेंसिटी, तब भी दिक्कत है, तब भी इसका काम नहीं चलेगा। जैसे गाजर है, कैरेट है, शिमला मिर्च है, ये सारी चीजें आपको गर्मी के सीजन में नहीं देखने को मिलता, क्योंकि इसको लो इंटेंसिटी ऑफ लाइट चाहिए। तो ये शॉर्ट डे प्लांट्स की कैटेगरी में आते हैं, तो इसमें लिख लीजिए, ऐसे शॉर्ट में मैं लिख रही हूँ, है ना, लो लाइट इंटेंसिटी, लो लाइट, लो लाइट, लो लाइट इंटेंसिटी, ठीक है, हो गई। लो लाइट इंटेंसिटी, इसको लो लाइट इंटेंसिटी चाहिए, इसके बेसिस पे हमने किया है, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स में ये बहुत सारी चीजों को अफेक्ट करने का काम करते हैं, जैसे रिप्रोडक्शन है, ठीक है, माइग्रेशन है, कैसे उसको सरवाइव करना है, कितना सोलर एनर्जी चाहिए, नहीं चाहिए, कौन सा ऑर्गेनिज्म कहाँ सरवाइव करेगा, अगर ठंडे जगह पे कोई ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर रहा है वो दूसरे तरह का होगा, अगर गर्म जगहों पे पाया जाता है वो दूसरे तरीके का होगा, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पे ये लाइट फैक्टर है। कुल मिला के मॉडल ऑफ द स्टोरी है कि आप चाहे जैसे भी देखिए, लाइट जो है सारे ऑर्गेनिज्म को, इस अर्थ पे जो भी ऑर्गेनिज्म आया है, इस अर्थ पे जो भी ऑर्गेनिज्म सरवाइव करेगा या जिसने भी सरवाइव किया है, उन सब को ये हर तरीके से अफेक्ट करने का काम करता ही करता है। तो क्या मतलब क्वालिटी है सोलर रेडिएशन की, ज्यादा है, कम है, बहुत कम है तब भी दिक्कत है, बहुत ज्यादा है तब भी दिक्कत है, तो ये भी क्या है, एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो अफेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। एक लास्ट इसका अबायोटिक फैक्टर है, दैट इज सॉइल, थोड़ा सा मैं वो भी बता ही देती हूँ, तो एटलीस्ट एक टॉपिक आपका आज की क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे रिस्पॉन्सेज टू अबायोटिक फैक्टर्स, है ना। चलिए ये हो गया होगा आपका। नेक्स्ट पेज पे मैं मूव करती हूँ, सॉइल पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है, फोर्थ इज सॉइल। देखिए जब सॉइल के रिगार्डिंग हम लोग बात करते हैं, किसके रिगार्डिंग, सॉइल के रिगार्डिंग, ठीक है। तो पॉपुलेशन कहाँ क्या कितना होना है, कितना सरवाइव करना है, इसमें सॉइल का भी बहुत बड़ा रोल है। सॉइल जो है इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कहाँ सरवाइव करेगा। द अदर इम्पोर्टेंट फैक्टर, द अदर इम्पोर्टेंट, द अदर इम्पोर्टेंट फैक्टर
affecting organisms affecting organisms affecting organisms and their population and their population is soil. क्या है ये? soil है. ठीक है, आगे देखिए. सॉइल के बनने को हम लोग क्या कहते हैं? पेडोजेनेसिस कहते हैं. ठीक है, और कैसे होता है ये? वेदरिंग ऑफ रॉक्स के थ्रू होता है. जैसे जैसे ये टूटते जाते हैं, जैसे आपने सेडिमेंट्री रॉक पढ़ा ना, पहले एक लेयर बना, फिर उसके ऊपर दूसरा लेयर, फिर नेक्स्ट लेयर, फिर नेक्स्ट लेयर, फिर नेक्स्ट लेयर, ऐसे डिपोजिशन होता 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 जो रॉक बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं. ठीक है, तो सेडिमेंट्री किसकी वजह से हो रहा है? जो सॉइल था वहां पे, वही वहां पे डिपॉजिट होता होता उसकी हाइट को इंक्रीज करता चला जाता है. ठीक है, अब कौन ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करने का काम करता है? तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है? हमें सॉइल के नेचर को देखना पड़ता है. बहुत सारे इसके पैरामीटर हैं, जैसे टाइप ऑफ सॉइल क्या है, उसका पीएच क्या है, उसमें कौन से मिनरल्स प्रेजेंट है. जैसे तिब्बत बेल्ट है ना, तो उसमें आयरन की बहुत ज्यादा कमी होती है. ठीक है, तो वहां पे जितने भी लोग होते हैं उसको गोइटर बीमारी होती है. ये बुक में नहीं लिखा है, मैं बता रही हूँ आपको. तो अब रह तो रहे हैं वहां पे, वो भी वही जमीन का एक हिस्सा है. तो क्यों उनको बीमारी हो रही है? क्योंकि वहां पे आयरन की बहुत ज्यादा कमी है, आयोडीन की बहुत ज्यादा वहां पे कमी है. ठीक है, तो ऐसी कई ऐसे जगह होते हैं जहाँ पे आयरन बहुत ज्यादा होता है. पता चला वहां पे लोग खाते पीते तो अच्छा, लेकिन उनको हमेशा बॉडी के किसी न किसी पार्ट में स्टोन फॉर्मेशन हो रहा होता है. तो इसका मतलब है कि सॉइल भी यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है. तो छोटा सा एक और पॉइंट में लिख देती हूँ यहाँ पे. देयर आर वेरियस पैरामीटर्स. देयर आर, थोड़ा हैंग कर रहा है ये. देयर आर वेरियस पैरामीटर्स, डिक्टेट कर देते हैं, लिख लीजिए. दैट अफेक्ट वेरियस पैरामीटर्स various parameters that affect that affect the type of soil, type of soil that are pH, minerals present in the soil, ये सब अफेक्ट करने का काम करेंगे. क्या मिनरल है उसमें, एंड द टोपोग्राफी, उसके कॉम्पोजिशन के एनालिसिस को क्या कहते हैं? टोपोग्राफी. एंड द टोपोग्राफी ठीक है, हो गई. तो ये सब क्या है? बताएगा कि वहां पे वेजिटेशन कैसा होना है. अगर आप डेजर्ट वाले एरिया में जाके आप सोचे कि यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन कौन सा वेजिटेशन ग्रो करता है, तो मूर्खता है ये. वो बेवकूफ इंसान है जो सोच रहा है कि भाई हम डेजर्ट में भी किसी चीज को क्या कर सकते हैं? ग्रो करा सकते हैं. तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता. तो ये सारी चीजें, चाहे वेजिटेशन है या फिर कौन सा एनिमल वहां पे सर्वाइव करेगा, ये भी किसके ऊपर डिपेंड करेगा? सॉइल के ऊपर डिपेंड करेगा. ठीक है, तो मैंने आपको आज की क्लास में अबायोटिक फैक्टर्स के बारे में सिखाया है, जो ये बताएंगे आगे जाके कि कौन सा ऑर्गेनिज्म वहां पे सर्वाइव करेगा, कौन सा ऑर्गेनिज्म नहीं सर्वाइव करेगा. नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखेंगे? अगर ये सारे अबायोटिक फैक्टर है, अभी तो हमने इसका पॉइंट ऑफ व्यू देखा है, लेकिन इसके अगेंस्ट में ऑर्गेनिज्म क्या करने वाले हैं, क्या रिस्पॉन्स देने वाले हैं, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं? क्लियर है बिल्कुल?